हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक मध्यकालीन इतिहास के 2 चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारी एक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार उनको जाके देख लें, क्योंकि हम एशियन का पूरी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज का कवर किया है। उसी तरीके से हम दोस्तों जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, उससे संबंधित एक क्वेश्चनों को भी एक चैप्टर वाइज का कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारा ये तीसरा चैप्टर है, जैसा कि मैं कल भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो हमारा अगर तीसरा चैप्टर होगा मध्यकालीन इतिहास का, उसमें हम अगर गुलाम वंश एवं इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे, जो होगा हमारे के एग्जाम में पूछे गए इंपोर्टेंट के क्वेश्चन है दोस्तों। हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी दोस्तों कि आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कभी अगर मुझको टाइम मिलेगा तो मैं दोस्तों का हर पर्टिकुलर का शासक पर एक क्लास बना दूंगा दोस्तों डीप, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप मुझे बता सकते हैं वो चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन शुरू करने से दोस्तों पहले कुछ इंपॉर्टेंट के फैक्ट जान लेते हैं, जो शायद क्या पता इन क्वेश्चन में हमें ना मिले। तो दोस्तों, जो गुलाम वंश था दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी दोस्तों। यह 1290 तक चला था। जो गुलाम वंश की स्थापना करी थी दोस्तों, वो ऐबक ने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसका शासनकाल दोस्तों कुतुबुद्दीन जो था दोस्तों, उसका का शासनकाल 1206 से 10 तक रहा था। और अगर चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को ऊपर भी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती दोस्तों। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो इल्तुतमिश बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम अगर कहीं पर अगर जैसे भी कोई अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, उसको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। इसलिए अगर क्लास काफ़ी लेंदी ना हो, उससे उसको अगर नज़र रखते हुए हम अगर अपने एक सीधे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अगर पृथ्वीराज चौहान के एक नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय है दोस्तों, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। एक बात याद रखना दोस्तों, एक हाल ही में किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ पर दोस्तों को पृथ्वीराज चौहान न देते हुए दोस्तों ऐसे दे दिया गया था कि पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज अगर द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इस तरीके से दे दिया गया था दोस्तों। वो जो अगर तराइन के युद्ध थे, मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था, उसमें अगर पृथ्वीराज चौहान ना देते हुए इस तरीके से ऑप्शन दे दिए गए थे। तो बहुत से मेरे ऐसे मित्र थे दोस्तों, जो इस क्वेश्चन को गलत कराए थे। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको एकदम बेस से क्लियर करके चले दोस्तों, क्योंकि कोई ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो हमारा अगर एक नंबर अगर लॉस करा सकती हैं हमको। और एग्ज़ाम में आप लोगों को पता ही है दोस्तों, पॉइंट पॉइंट के लिए भी अगर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पॉइंट 2 पॉइंट 3 से भी लोग सिलेक्शन से रुक जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हुए। दिल्ली का और प्रथम सुल्तान अगर कौन था, जिसने अगर नियमित अगर सिक्के जारी किए तथा अगर दिल्ली की अगर अपने अगर साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था दोस्तों? कौन सा शासक था वो, जिसने अगर नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन सा शासक था वो? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा दोस्तों। तो उससे पहले इल्तुतमिश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते दोस्तों। इसका अगर शासन कब से कब तक चला था, तो इल्तुतमिश था दोस्तों एक 1211 में गद्दी पर बैठा था दोस्तों, को 1236 तक रहा था ये। 1236 तक ये गद्दी पर रहा था दोस्तों। इसके बाद जो इसकी पुत्री होती है रजिया सुल्तान, वो गद्दी पर बैठती है 1236 से 1240 तक। रजिया जो होती है दोस्तों, उसको दिल्ली सल्तनत की एक पहली महिला शासिका कहा जाता है। और इतिहास की पहली महिला जो शासिका थी, वो रजिया को ही माना जाता है दोस्तों। जो इल्तुतमिश है दोस्तों, इसको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था दोस्तों। एक शमसी वंश से संबंधित था। तो इस तरीके हमारे जो कुछ अगर एडिशनल फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न के सुल्तानों में से किसने के सर्वप्रथम अपनी राजधानी के दिल्ली स्थानांतरित करी थी दोस्तों? सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो वो दोस्तों का सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ही हो जाएगा, जैसा कि ऊपर भी दिया गया था। और नियमित रूप से जो सिक्के जारी किए थे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो भी इल्तुतमिश ही था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी करे थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सी की इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी दोस्तों? दिल्ली हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास थोड़ी लेंदी ज़रूर हो सकती है दोस्तों, पर अगर पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग एक लाइक भी नहीं कर देते। एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही दीजिएगा दोस्तों, जिससे अगर मुझको भी एक मोटिवेशन मिलता है, और अगर क्लास को अगर शेयर करिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने दिल्ली को अगर सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ऑप्शन अगर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/75 ग्रेन का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 175 ग्रेन का जो सिक्का था दोस्तों, किसने चलाया था? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने चलवाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों का टंगा और जीतल का प्रचलन किसने किया था? जो टंगा और जीतल का सिक्का था दोस्तों, इसका प्रचलन किस सल्तनत का शासक ने करा था? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रजिया सुल्तान। सुल्तान का इल्तुतमिश दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। जो इल्तुतमिश था दोस्तों, उसने टगा और जीतल का सिक्के का प्रचलन करा था। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने एक टंगा होगा नामक का चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ही हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंगा जारी करने वाला कौन का मध्यकालीन शासक था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश ही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर भारत में जो चांदी का सिक्का टंगा जारी किया था दोस्तों, वो किस मध्यकालीन शासक का था? तो वो इल्तुतमिश दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से घुमा दिया गया है क्वेश्चन। देखो यहीं पर पूछा गया है कि दोस्तों जो टंगा था एक नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया, और यहीं पर अगर यूपी के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पर इस तरीके से घुमा दिया इस क्वेश्चन को कि उत्तर भारत में चांदी का जो सिक्का का टंगा जारी करा था, ये किस मध्यकालीन शासक ने करा था? तो वो इल्तुतमिश ने करा था दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। टंकू पर अगर टकसाल नाम अगर अंकित करने की प्रथा प्रारंभ किसने करी थी दोस्तों? तो वो ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1/75 के ग्रेन के चांदी के टंका का चलाने वाला का प्रथम का दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ही हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश के काल में आया था दोस्तों, को 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये मंगोल आक्रमणकारी था दोस्तों जो चंगेज खां, ये उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर किया आक्रमण। चंगेज खां के अधीन जो मंगोल थे दोस्तों, उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? किसके शासनकाल में किया था दोस्तों? तो सी इसका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश ही हो जाएगा दोस्तों, को सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था दोस्तों? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो चंगेज खां का समकालीन था? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसा कि पहले भी बता चुका दोस्तों को, माफ़ी चाहूँगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। जो इल्तुतमिश था दोस्तों, इसने 40 दल का
निर्माण भी करा था दोस्तों 40 जिसको जिस दल को 40 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका जो अंत करा था दोस्तों को बलबन के शासनकाल में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निजामुद्दीन का जुनैदी का वजीर किसका वजीर था दोस्तों। जो निजामुद्दीन का जुनैदी था दोस्तों, ये किसका वजीर था, तो ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निजामुद्दीन जो जुनैदी था, ये इल्तुतमिश का वजीर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता का प्रारंभ किया था दोस्तों। एकता प्रारंभ करने वाला जो शासक था दोस्तों, वो भी इल्तुतमिश ही था। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, आर ओ में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किसी एक मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ करी थी दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पैटर्न थोड़ा अलग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। आप लोगों को सिर्फ एकता याद रखना है दोस्तों। जो एकता व्यवस्था थी वो प्रारंभ करने वाला जो शासक था मध्यकालीन, वह इल्तुतमिश था दोस्तों। इसको याद रखना, बस हो गया, इससे काम चल जाएगा आपका। फिर वो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए दोस्तों, उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रजिया सुल्तान का किस वर्ष शासक बनी थी दोस्तों। तो जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, वो 1236 में शासक बनी थी। इसका जो शासनकाल था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, मैं बता चुका था, जो ये गद्दी में बैठी थी, 1236 में बैठी थी। जो इसका अगर शासनकाल रहा था दोस्तों, वो 1236 से 40 तक रहा था। 1236 से 1240 तक रहा था। यह पहली महिला शासिका थी दोस्तों, जो शासक बनी थी दोस्तों। यह पुरुषों की भांति जो दोस्तों को वस्त्र पहनकर अपने एक शासन में प्रस्तुत हुआ करती थी। जो दोस्तों को 40 दलों का एक जो था दोस्तों, 40 तुर्क सरदारों का एक दल था दोस्तों, जिनको यह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा इसका विरोध करते थे। इसके बारे में दोस्तों, अगर आप लोग कभी कहेंगे कि अगर डीप क्लास चाहिए, तो मैं एक बार इनके बारे में डीप क्लास बना दूंगा दोस्तों, जो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी। उसमें हम रजिया सुल्तान से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उन हम सबको कवर कर लेंगे कभी अगर हम लोगों ने डीप क्लासेस शुरू करी तो दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ अगर MCQ को पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट के दोस्तों को बहुत सारे अगर टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज MCQs हैं बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। क्यों ना, मुझे लगा जिससे अगर सबकी अगर हेल्प हो पाए दोस्तों, ऐसा कुछ किया जाए। अगर दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगर कभी कोई अगर लाउडली ऐसी वॉइस आ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जिस टाइम मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों, ऐसी कुछ अदर वॉइस होती हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके लिए आप लोगों को मुझसे बिल्कुल अगर माफ़ करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने के सिक्कों पर अगर उमदत अगर उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था दोस्तों। तो ऑप्शन का बी हो जाएगा, रजिया ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। रजिया बेगम को सत्ता का युक्त करने में किसका हाथ था दोस्तों। जो 40 सरदारों का दल था दोस्तों, उसने तो इसका विरोध किया था, तो इसको गद्दी पर बैठाने का जो हाथ था दोस्तों, वो किसका था उन सबसे बड़ा। तो वो दोस्तों को सी इसका राइट हो जाएगा, तुर्कों का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों। तो रजिया सुल्तान, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, को क्वेश्चन नंबर का 24 है। निम्न की सुल्तानों में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था, किंतु उसके वंशज का अंतिम उत्तराधिकारी था दोस्तों। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा दोस्तों, को नासिरुद्दीन महमूद जो था दोस्तों के इल्तुतमिश की संतान नहीं था। बाकी सब उसकी संतानें थी दोस्तों, को रजिया हो गया, रुकनुद्दीन जो फिरोज थे, ये सब। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। किसने के तुर्कान के चिहलगामी का संगठन किया था दोस्तों। पहले भी बता चुका दोस्तों। जो तुर्कानी एक चिहलगामी था दोस्तों, जो जो जिसमें के 40 का सरदार का शामिल थे, तो इसका का जो गठन था वो किसने करा था, तो इल्तुतमिश ने करा था। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस सुल्तान ने ईरान की राजधानी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समाहित किया था दोस्तों? कौन सा सुल्तान था दोस्तों जिसने कि ईरान की राजतंत्री के परंपराओं को ग्रहण किया और तथा उन्हें भारतीय के वातावरण में समन्वय किया था दोस्तों? तो ऑप्शन का ए हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 27 है, भारत अगर अरब नहीं है इसे के दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना का व्यावहारिक रूप से कि संभव नहीं है कि यह कथन का किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ऑप्शन का ए हो जाएगा इल्तुतमिश से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम अगर सुल्तान जिसने कि दुआब की आर्थिक क्षमता अगर समझी कौन था दोस्तों? वह प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों जिसने कि दुआब की आर्थिक क्षमता समझी? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सल्तनत काल में अगर रावत अर्ज की पदवी दी गई थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी थी दोस्तों, ये कि किसने दी थी? तो ऑप्शन का बी इसका राइट है, इमादुल मुल्क जो था दोस्तों उसको दी गई थी दोस्तों को रावत अर्ज की उपाधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों को, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इमादुल जो मुल्क था दोस्तों इसकी जो पदवी थी वो रावत अर्ज की थी। याद कर लें दोस्तों इसको अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम इलबरी के शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था दोस्तों। इलबरी के वंश से संबंधित था इल्तुतमिश। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में एक मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है दोस्तों? जो इल्तुतमिश था दोस्तों उसको भारत में एक मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, आरपी जो त्रिपाठी हैं दोस्तों उन्होंने माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था दोस्तों? जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था दोस्तों कौन था? तो ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कि सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी दोस्तों? कौन सा सुल्तान था दोस्तों? तो ऑप्शन अगर बी हो जाएगा, सुल्तान इल्तुतमिश ने करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के एक शासनकाल में एक न्याय चाहने वाले एक व्यक्ति को पहनना पड़ता था दोस्तों? इल्तुतमिश का जो शासनकाल था दोस्तों उसमें जो न्याय पाने वाला व्यक्ति था उसको क्या पहनना पड़ता था? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लाल वस्त्र को पहनने पड़ते थे दोस्तों उसको न्याय पाने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों? जो इल्तुतमिश था दोस्तों उसने बिहार में अपना जो प्रथम सूबेदार था वो किसको नियुक्त किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक का जो जानी था दोस्तों उसको नियुक्त किया था बिहार का सूबेदार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों को बीपीएससी में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दो को वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन होगा दूसरा कारण आ रहा है, और अगर सही कथन देख लेना है दोस्तों कौन सा है, चलो देख लेते हैं। बलबन ने के राजस्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था, कारण आर, वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर अगर दोनों सही हैं तथा अगर एक ही की सही व्याख्या आर है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रख लेना दोस्तों। बलबन ने के राजस्व सिद्धांत को परिभाषित किया था दोस्तों, वो अगर ताज की जो प्रतिष्ठा होती थी दोस्तों वो उसमें अगर वृद्धि करना चाहता था। जो सिजदा है पैबोस है दोस्तों वो बलबन के एक शासनकाल में शुरू हुआ था। बहुत सी बार दोस्तों जो बलबन था उसका अगर शासनकाल भी पूछ लिया जाता है। जो बलबन का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1266 से 1286 तक था। बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार कर लीजिएगा इसको। 1266 से 1286 तक इसका शासनकाल था। जो तो दोस्तों को बलबन जो है दोस्तों ये ईरान का रहने वाला था। ईरान का रहने वाला था दोस्तों बलबन।
इसका जो बलबन का जो पूरा नाम था दोस्तों कि गयासुद्दीन का बलबन था। गयासुद्दीन बलबन था दोस्तों, नोट कर लें इसको आप लोग। जो बलबन था दोस्तों, बलबन इसने एक बलबन ने दोस्तों को जिले इलाही की उपाधि भी धारण करी थी। बलबन ने एक जिले इलाही की उपाधि भी धारण करी थी दोस्तों को, लाहौर रक्त की नीति को भी अपनाया था। अर्थात दोस्तों को जो लाहौर रक्त की नीति होती है उसको आक्रमण की नीति कहा जाता है दोस्तों, आक्रमण की नीति को अपनाया था, उसी को दोस्तों को लाहौर रक्त की नीति कहा जाता है। इसने के नौरजो के त्यौहार को भी शुरू करा था दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नौरजो का जो त्यौहार था दोस्तों को फारसियों का इसको को शुरू करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों को बलबन को ही जाता है। इसे के उलू कांकी को उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। जो बलबन है दोस्तों इसको उलू खां की जो उपाधि थी, नासिर के उद्दीन के शाह द्वारा दी गई थी दोस्तों उलू खां की उपाधि बलबन को। सिजदा और पैगोस की पद्धति को भी शुरू किया था दोस्तों को। सिजदा का मतलब होता है दोस्तों प्रथा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। जो सिजदा और पैगोस की प्रथा थी दोस्तों इसको भी शुरू किया था इसने कि सिजदा का मतलब होता था दोस्तों को घुटने पर बैठ कर शीश को नवाजना। और जो पैगोस था दोस्तों, जो पैगोस प्रथा थी दोस्तों इसके माध्यम से दोस्तों को पाँव को चूमा जाता था। इसने जो अपने के दरबार का था दोस्तों उसका गठन फारसी की पद्धति में किया था। फारसी पद्धति में एक शासन का गठित किया था दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों को बलबन से संबंधित, इसलिए का क्लास काफ़ी लेंदी ना हो दोस्तों। इसके लिए हम अगर कभी फिर डीप से क्लासेस लाएंगे दोस्तों, जिसमें हम अगर हर एक शासक से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी हमारे अगर डीप पॉइंट बनेंगे उन सबको कवर कर लेंगे दोस्तों। तो इसलिए चलो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। नीचे दो को वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देख लेते हैं क्या है। कथन ए क्या दिया गया, बलबन ने दिग्वंत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए थे। कारण आर देख लेते हैं, बगदाद खिलाफ का अंतगम मुस्लिम सत्ता की महान तमग क्षति थी। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, किंतु एक ही की सही व्याख्या आर नहीं है दोस्तों। कथन का जो स्टेटमेंट है दोस्तों दोनों सही है, लेकिन इनका व्याख्या सही नहीं है दोस्तों। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथनीय देख लेते हैं, बलबन ने अपने के शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर देख लेते हैं, वह उत्तर को पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु एक ही की समुचित व्याख्या है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों यूजीसी में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं बहुत बार कहता भी हूँ दोस्तों, इस तरीके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं बड़े लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जो अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में भी अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के वक्तव्य का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों, सेलेक्ट करना है। देख लेते हैं कौन सा सही होगा। बलबन ने विस्तार की नीति अपनाई थी। कारण आर बर्नी निरंतर हो रहे मंगोलों आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इसका राइट हो जाएगा। दोनों सही है, ये ए और आर दोनों सही हैं। एक ही की सही व्याख्या आर करता है दोस्तों। जो बलबन था दोस्तों, बलबन ने विस्तार की नीति अपनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है दोस्तों कि गुलाम वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने विस्तार की नीति अपनाई थी, या फिर दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सुल्तान था जिसने एक विस्तार की नीति अपनाई थी। तो आप बलबन कीजिएगा दोस्तों। बर्नी ने एक मंगोल आक्रमणों का
आक्रमण के भय का उल्लेख किया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका राइट ऑप्शन है, बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार अगर नौरोज़ो का आरंभ किया था दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, बलबन ने करा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके एक दरबार में गैर इस्लामी की प्रथाओं का प्रचलन किया, कौन था दोस्तों? दिल्ली का प्रथम सुल्तान दोस्तों जिसने एक दरबार में गैर इस्लामी की प्रथाओं का प्रचलन किया था, कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बलबन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईरानी पद्धति के सजदा की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, बलबन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था दोस्तों? पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों को, फारसी पद्धति में किया था। पहले के कुछ अगर एडिशनल फैक्ट बताने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, आप लोगों को याद हो जाते हो हमेशा के लिए। अब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप लोगों का बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। कभी पूछा जाएगा आप लोगों से कि सुल्तान बलबन ने अपने के दरबार का गठन का किस पद्धति में किया था, का फारसी पद्धति में, या फिर कभी ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सुल्तान था जिसने अपनी दरबार की जो शासन पद्धति थी उसको फारसी में किया था, तो वो बलबन हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन कभी भी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, वो कौन सी थी दोस्तों? जिले इलाही थी दोस्तों, को पहले ही बता चुका हूँ, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अपनी शक्ति को जो संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य को उपाधि धारण करी थी दोस्तों, उसको जिले इलाही कहा जाता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने एक लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन के बारे में कहा गया है दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ, जिसको आक्रमण की नीति भी कहा जाता है दोस्तों। लौह और रक्त की नीति को आक्रमण की नीति से आप लोगों को समझना और भी आसान होगा। एक और था दोस्तों, नेपोलियन ने भी दोस्तों को लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, मगर वो दिल्ली का शासक नहीं था दोस्तों, ऐसा मत कर दीजिएगा आप बिल्कुल। फिर आप मुझसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने तो कहा था कि दिल्ली सल्तनत का शासक था नेपोलियन। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं तो एक बता रहा हूँ कि जो लौह और रक्त की नीति दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अपनाई थी दोस्तों, ये बताना चाहता हूँ बस। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब नाइब ई खुदाई कहा था दोस्तों? कौन सा सुल्तान था दोस्तों जिसने खुद को नाइब खुदाई कहा था? तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बलबन ने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। बलबन अपने को किस वंश का मानता था दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों को, जो अफरासियाब था दोस्तों को उस वंश का एक अपने को मानता था दोस्तों को बलबन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर अगर शुद्धिकरण की नीति का अपनाने के लिए निम्न के कथनों में से कौन सा कारण सही नहीं है दोस्तों? देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण का भय भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आंतरिक विद्रोह ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय शासकों के तुर्की के शासकों को उखाड़ फेंकने की इच्छा ये भी बिल्कुल सही। तो डी इसका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, डी सही नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा दोस्तों, इंडी होने वाली है क्लास। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका अगर राजस्व का सिद्धांत का प्रतिष्ठा होगा शक्ति और न्याय पर अगर आधारित था दोस्तों, तो बलबन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। राज्य का जो सिद्धांत था दोस्तों को प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय पर आधारित था दोस्तों, बलबन का शासन, सी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सुल्तान ने के तुर्कान ने चहलगामी का दमन किया था दोस्तों, तो बलबन ने करा था दोस्तों को, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो तुर्काने का चहलगामी था दोस्तों, इसकी स्थापना का श्रेय तो दोस्तों को पहले बता चुका हूँ, इल्तुतमिश को जाता है। लेकिन इसका जो दमन किया था दोस्तों, इसको समाप्त किया था वो बलबन ने करा था। कितने में करा था दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है, कौन से सन में किया था, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन। आपको बताना है कि दोस्तों जो बलबन था, बलबन ने जो तुर्काने चहलगामी था इसका अंत कब किया था, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस सल्तनत शासक ने सीमा का विस्तार की नीति अपनाई थी दोस्तों, तो बलबन हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था दोस्तों?
बलबन के काल में दोस्तों को बंगाल का गवर्नर कौन था बताना है। तो ऑप्शन का ए हो जाएगा दोस्तों को, तुगरील खान ने किया था दोस्तों बलबन के समय बंगाल में विद्रोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यूडीएलडी में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, बलबन की सार्वभौमिकता तथा का राजकीय नीति को जानने के लिए का मूल स्रोत क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन का ए हो जाएगा बर्नी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है बलबन के बारे में। उसने एक नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसने एक इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि जो है इक्तादारी का व्यवस्था की प्रथा शुरू करी थी दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ कि इल्तुतमिश ने करी थी, ना कि बलबन ने। बाकी और सही है दोस्तों, सी भी सही है। उसने एक तुर्का ने चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो बी ऑप्शन होगा दोस्तों, बी वाली स्टेटमेंट ही बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने एक गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने एक शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था दोस्तों। गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है दोस्तों, उसकी दीवारों पर अपने आप को शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था दोस्तों। तो बलबन ने कहा था दोस्तों, ये इसका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खलीफा का सहायक किसने कहा था, कभी पूछा जाएगा तो बलबन करना, बिल्कुल आपको 1 नंबर मिल जाएगा उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने के पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुल्तान था दोस्तों जिसने के पूरे 1 वर्ष में मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों कटवाने में समर्पित कर दिया था। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा, बलबन ने। फॉरेस्टर को कन्वर्टर में पूछा गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिल्ली के सुल्तान का बलबन का पूरा नाम क्या था दोस्तों। पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों को, गयासुद्दीन बलबन था इसका पूरा नाम। सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कथन ये और कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं दोस्तों, इसमें से देख लेते हैं। अलाउद्दीन अलाउद्दीन के एक दक्षिण अभियान अगर धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण आर अगर वह अगर दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहता था, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों को, ए सही है परंतु आर गलत है दोस्तों। क्योंकि स्टेटमेंट से पता चल रहा है दोस्तों, अगर अलाउद्दीन के एक दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे तो फिर दोस्तों कारण आर बिल्कुल रॉन्ग ही होना है, क्योंकि दक्षिण राज्यों में कब्जा करने का तो फिर कोई पर्पज ही मकसद ही नहीं हो सकता दोस्तों। तो ए इसका राइट होगा, अगर जो आर स्टेटमेंट है दोस्तों को रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका जो सही राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त होती है। कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में, जिसमें हम अगर खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए अगर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूटी बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सीरीज़ है दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों, क्योंकि आपके अगर सभी एग्जाम में काम आएगी दोस्तों। खासकर अगर यूजीसी एस्पिरेंट के लिए दोस्तों, उन लोगों के लिए तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ है दोस्तों। तो क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।